अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स सेकेंड ईयर का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ज़ीरोग्राफी और इंटरजेक्ट प्रिंटर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था। आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है कि किसी भी चार्ज बॉडी के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है जो पॉजिटिव में रेडियली आउटवर्ड होती है और नेगेटिव के लिए इनवर्ड आ रही होती है, अंदर की तरफ आ रही होती है। ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी हमने ये लास्ट लेक्चर में ये चीज़ें पढ़ी थी। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होती है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गुजर रही है, आपका कोई कोई भी चीज़ इसके दरमियान में आप लेके आते हैं, इसके पास आप लेके आते हैं, यहाँ पे कहीं पे, तो इसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी इस एरिया में से, उसकी जो मिकदार है उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। The number of field lines passing through a certain element of area is known as electric flux through that area। ये डेफिनेशन है आपके सामने, और जो मैंने अभी उर्दू में बताई हुई इंग्लिश में लिखी हुई है। इट इज़ यूजली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर फाई के लेटर से। इस तरह का एक लेटर होता है, उसको हम फाई भी बोलते हैं। इससे इसको डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। फॉर एग्जांपल फ्लक्स थ्रू द एरिया ए वाइल द फ्लक्स थ्रू द एरिया बी इज टू। जाके यहाँ पे उसने दो एग्जांपल्स दिए हैं। एरिया बी के अंदर कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं? दो हैं। इसमें से कितनी हैं? चार हैं। तो उसने मिसाल के तौर पर कहा कि इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू दो होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू चार होगी। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? ये नेक्स्ट पेज पे आपके पास पेज नंबर 10 के ऊपर है। द यूनिट एरिया held perpendicular to the field lines at a point represent electric field intensity in of the field at that point. Suppose at a given point E is 4 न्यूटन पर कूलम। अब ये जो एक पॉइंट है, कह रहा है किसी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू है वो कितनी है? 4 न्यूटन पर कूलम है। और आपके पास दिस मीन्स दैट इफ़ 1 मीटर स्केयर एरिया इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अगर 1 मीटर स्केयर एरिया अगर हम रख दें, तो इधर भी 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर, तो 1 मीटर स्केयर हो जाएगा। एक स्केयर शीट अगर रखते हैं तो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा वो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, ई इंटू ए के साथ, ठीक है। अब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है एरिया आपके, ये जो है एरिया जो है वो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो एरिया इसके बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर है। तो जो एरिया का जो ए जो होता है उसका जो जैसे कहते हैं वेक्टर की जो इसका एरिया का वेक्टर जो होता है वो, ये जैसे ये एरिया है आपके पास, ये एरिया, इसका जो वेक्टर होगा वो इसके बिल्कुल ऐसे होगा, परपेंडिकुलर में होगा। इसी तरह अगर हम एरिया को इस तरह से रखते हैं, जैसे ये प्लेट है आपको नज़र आ रही है, इधर बना लेते हैं। ये आपको एक प्लेट नज़र आ रही है जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस तरह रखी है, तो उसका जो एरिया एरिया का वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में यहाँ पे होगा। एरिया इटसेल्फ जो है वो इसके परपेंडिकुलर में है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये ई है आपके पास, और यहाँ पे जो इसका एरिया का वेक्टर है वो इसके बिल्कुल 90 डिग्री के साथ है। तो क्या कह रहा है जी, अगर 4 न्यूटन पर कूलम है, तो अगर एरिया 1 मीटर है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 4 होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वी कंसिडर द फिगर दिस 12.3 BCD which shows a 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने ये वाला केस डिस्कस किया कि बिल्कुल एरिया परपेंडिकुलर में है, तो उसका एरिया का वेक्टर जो है वो ई के साथ पैरेलल में आ गया। तो बी के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इससे लिखेंगे ई ए के साथ, और क्योंकि ई ए परपेंडिकुलर में है तो ए और ई आपस में पैरेलल में है। एरिया परपेंडिकुलर, जो एरिया का वेक्टर होता है वो सरफेस से आउटवर्ड होता है, वो ए इसके पैरेलल में है। और ये जो है ये आपके पास जब एरिया आपका एरिया पैरेलल में चला जाएगा, उसका वेक्टर आपके पास परपेंडिकुलर में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो आपकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि जब पैरेलल में एरिया आ गया तो उसके अंदर से कोई चीज़ गुजरेगी नहीं, उसके ऊपर से और नीचे से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो गुजर जाएंगी। और जब आपके पास एंगल आ जाएगा तो उसका फार्मूला होता है कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। जो थीटा है ए आपका ये है, तो इसका जो एरिया का जो पार्ट है वो कॉस थीटा, जो इसका ए वाला ए कॉस थीटा है वो यूज़ होगा यहाँ पे। देखें ये थीटा है, ए कॉस थीटा, ये ए साइन थीटा बनेगा।
तो ये जो ए कॉस थीटा है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द एरिया दैट इज़ परपेंडिकुलर। टेढ़ा सा एरिया ना, ऐसे पड़ा हुआ है, तो अगर सीधा हो जाएगा तो ये सारा एरिया आएगा, जब टेढ़ा हो जाएगा तो सिर्फ ये वाला जो एरिया है, ये इसके अंदर जो एरिया आ रहा है ये वाला हिस्सा होगा। तो कैसे कैलकुलेट होता है वो ए कॉस थीटा के साथ। तो ये फिर जब कॉस थीटा आ जाए तो उसको क्या कहते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट। और अगर साइन थीटा आ जाए तो वो होती है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपके पास जो फ्लक्स है दैट इज़ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया। और यहाँ पे जब ए पैरेलल में है, ए और ई परपेंडिकुलर में है, और आपका जो एरिया बिल्कुल पैरेलल में पड़ा हुआ, तो वहाँ पे ज़ीरो क्यों होती है वैल्यू, ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे 90 है, कॉस 90 ज़ीरो होता है, इस वजह से ये ज़ीरो हो जाता है। और यहाँ पे आपके पास ई ए कॉस थीटा है, जहाँ पे ई और ए के दरमियान 0 डिग्री है, तो कॉस 0 1 होता है। दैट मीन्स ई ए आपके पास वही फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने देख तो लिया कि आपके पास किसी एरिया में से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे होता है, लेकिन अगर वो कह रहा है कि हम किसी चार्ज को इनक्लोज कर दें किसी बॉक्स के अंदर, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन है वो किस तरह से होगी। जब एक बॉल है उसको अंदर मैंने चार्ज रख दिया है, तो अब उस चार्ज के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी उस वो कहाँ से गुजरेंगी, वो बॉल क्लोज बॉल है जैसे ये आपको नज़र आ रही है, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी वो इसमें से, इसके सरफेस में से बाहर निकलेंगी, कोई और रास्ता नहीं है उसके पास। इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे बताई हुई है उसने। कहता है हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करनी है, एक क्यू चार्ज रखा है सेंटर के अंदर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स की वैल्यू ई ए होती है। तो अब कहीं भी देख लें, ये जो एरिया है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर में होगा। एरिया इटसेल्फ परपेंडिकुलर में होगा, और उसका जो वेक्टर है, ए वेक्टर जो है वो उसके सीरीज पैरेलल में होगा। जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, ये उसने इसकी 3D शेप दिखाई हुई है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, तो ये ई जो है वो इधर जा रहा है, ये एरिया इटसेल्फ परपेंडिकुलर में उसका जो वेक्टर है वो ये है। तो ई ए कॉस थीटा कॉस ज़ीरो, तो ई ए आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हर किसी के लिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कंसिडर करेंगे। हम बड़े पूरे एरिया का एक दफ़ा नहीं कर सकते, हम इसको अगर छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर लें, डेल ए के नाम से उसका नाम दिया है, छोटे छोटे एरिया में कन्वर्ट कर लें, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर में आ जाएगा। तो फिर आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इन छोटे छोटे एरियाज़ के जो फ्लक्स बन रहे हैं उसको जमा करने के बाद आपके पास टोटल फ्लक्स यहाँ पे आ जाएगा। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज सेम एट ईच पैच। एरिया के डायरेक्शन और एरिया की जो परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो क्या है आपके पास, तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये मैक्सिमम है। मोर ओवर बिकॉज ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री एट सरफेस ऑफ द स्फेयर E1 E2 E3। अब हमने जब एरिया सब एक जैसे रखे हैं, तो ये जो सेंटर में चार्ज है ये एक जैसी लाइन है इसके साथ बाहर जा रही है ना। अगर मैंने यहाँ पे एरिया सेम रखा है, इतना ही एरिया यहाँ पे, इतना ही एरिया, क्योंकि हम डेल ये सारे एरिया एक जैसे रखे हैं ना, तो जितना अगर एरिया एक जैसे हैं तो उसमें से नंबर ऑफ लाइंस भी इक्वल गुजरेंगी। क्या मतलब, इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 गुजर रही है, इसमें से E2 गुजर रही है, इसमें से E3 गुजर रही है, इसमें से E4 गुजर रही है, इसमें से E5 गुजर रही है, और इसमें से E6 है। तो ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, मतलब इसकी वैल्यू भी ई है, इसकी वैल्यू भी ई है, इसकी वैल्यू भी, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं वो सेम बन जाएंगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, दैट मीन्स कि जो इसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बराबर है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने फार्मूला पीछे पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² है। और ई को हमने बाहर निकाले क्योंकि E1 सब ई के बराबर हैं, तो हमने ई को बाहर निकाल लिया। अब ये जो एरिया है ये आपस में सारे एरियाज ऐड हो जाएंगे, तो जब छोटे छोटे पार्ट ऐड होंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा आपके पास। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट ऐड करके टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया, ठीक है, स्फेयर का सरफेस एरिया टोटल आपके पास आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² आपके पास ई का फार्मूला है। यहाँ पे आपके पास फ्लक्स के आगे ई ए है, ई का फार्मूला है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू ओवर आर स्केयर ड्यू टू दिस क्यू, ये क्यू चार्ज है मिडिल में पड़ा हुआ। तो एरिया जो है आपके पास, टोटल एरिया इसका क्या होगा, सरफेस का एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्केयर। अब यहाँ पे आर स्केयर के साथ काट जाएगा, 4 पाई इस 4 पाई के साथ काट जाएगा। कटने के बाद आपके पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी क्यू ऊपर बचा और नीचे आपके पास एप्सिलॉन नॉट बच गया। तो ये आपके पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है कि चाहे जिस तरह की मर्ज़ी शेप हो, जिस तरह की, इससे उसने आगे कंक्लूजन निकाला है। ये तो स्फेरिकल थे ना, क्योंकि हमें इसके एरिया का फार्मूला आता था सरफेस एरिया का, 4 पाई आर स्केयर। इससे कैलकुलेट करके उसने आगे ये कहा कि जब भी कोई क्लोज सरफेस होगी, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके अंदर जितने भी चार्ज होंगे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को निकलने की कोई भी और रास्ता नहीं होगा, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से गुजर रही होगी वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगी। इस चार्ज पे डिपेंड करेगी, इस चार्ज के हिसाब से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नए लाइंस बनेगी। और उसके अंदर उसका जो दरमियान में मीडियम है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यूज़ किया, दैट मीन्स कि यहाँ पे दरमियान में क्या थी, एयर थी या वैक्यूम था। तो अगर इसके दरमियान में कोई कोई और मटेरियल आ जाए तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है, इससे वो ये कंक्लूड करता है कि चार्ज अंदर है, जिस तरह की मर्जी शेप है तो उसकी फ्लक्स हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एनी क्लोज्ड शेप। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ में यहाँ पे तो एक चार्ज की बात की थी, क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज जो है उसकी क्लोज सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या से कहते हैं, उस चार्ज की टोटल वैल्यू पे और उसके अंदर जो मटेरियल है, जो मीडियम है, उस पर डिपेंड करता है। गॉसेस लॉ क्या कहता है, गॉसेस लॉ में आपके पास कहता है, अगर एक नया केस लिया है उसने कि अगर हम नंबर ऑफ़ चार्जेस के अंदर रख दें तो क्या होगा, इस हर नंबर ऑफ चार्ज अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और सारी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएंगी। इसी चीज़ को यूज़ करते हुए गॉस लॉ में वो कहता है कि आपके पास इस Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों होगी Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये क्लोज सरफेस के अंदर पड़ा हुआ है तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट होगी। दूसरे की Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो जो फ्लक्स है यहाँ पे सारे चार्ज को जमा कर दिया कि 1/एप्सिलॉन नॉट सेम एक 1/एप्सिलॉन नॉट जो है वो एक ही वैल्यू थी, तो उसको उसने बाहर कॉमन ले लिया और बाकी अंदर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और प्लस Qn तक चलेगा। तो ये क्या है, क्यू इन सब को सम कर दें तो ये क्या होगा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी उसको क्या कहेंगे, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज को 1/एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर दें या एप्सिलॉन नॉट के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास फ्लक्स आ जाएगा उस क्लोज सरफेस में जिसमें वो चार्जेस इनक्लोज्ड हैं। अच्छा जी, आज के लेक्चर में बस इतनी बात ही होगी। अगले लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पढ़ेंगे और उसके बाद 3-4 चीज़ें और हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और कुछ चीज़ें और है। उसके बाद शायद जल्दी ये लेक्चर चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे, कामयाबियाँ अता फरमाए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।